हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोगों को पता होगा कि सौर ऊर्जा का क्या स्रोत होता है। तो वो होता है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा में होता है नाभिकीय संलयन। और अगर ये नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो वो होता है परमाणु बम में। लेकिन यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा, इसमें होता है नाभिकीय संलयन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है लोहा होता है। तो आप लोगों को पता होगा लोहा क्या होता है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। आप लोगों को याद रखना है लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो आप लोगों को याद रखना, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप में हम लोग पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाते हैं और पी टाइप में हम लोग त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। इसमें बोला गया एन टाइप, इसलिए ये हो जाएगा पंचसंयोजी, यानी पंच संयोजक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं और टंगस्टन का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, विद्युत हीटर, तो ये हो जाएगा नाइक्रोम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है बूस्टर का नियम है। अगले क्वेश्चन में है बूस्टर का नियम है। तो आप लोगों को पता होगा कि बूस्टर का नियम क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। देखिए, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा, दोनों में एक ही ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो किसी भी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 0। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। तो यहाँ पर ये 1 के बराबर है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 0 है, नहीं होगा। यहाँ पे 1 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये 1 से बड़ा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिघात का ऐसा मात्रक महो होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो आप लोगों को पता होगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये क्या है, ये है परमाणु संख्या और ये है परमाणु भार। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग परमाणु भार में हम लोग परमाणु संख्या को जैसे ही घटाते हैं तो हम लोगों को न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग 230 में घटा देते हैं 90, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 140। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निकेल है। तो निकेल क्या है? तो आप लोगों को बताएं निकेल क्या है। ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल तीनों का तीनों क्या होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, मतलब अनंत होती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है शुक्राणु बनता है। तो आप लोगों को पता होगा ये वृषण में बनता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखिए आप लोगों को याद रखना है बीच में होता है 7, ये होता है उदासीन, ये न्यूट्रल होता है। और जैसे हम लोग इधर आते जाएंगे तो ये घटेगा और इधर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे 7 से घटते जाती है तो इसमें अम्लीयता का गुण बढ़ते जाता है, और जैसे ही 7 से बढ़ेगा तो ये क्षारीय पदार्थ हो जाएगा। तो देखिए बोला जा रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्या हो जाएगा? 7 से कम होगा तब ये अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय होगा। 7 क्या होता है? उदासीन होता है, जो कि जल होता है। इसमें बोला जा रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा ये अमीबा में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ ये क्या है? स्तंभ है, उदग्र स्तंभ। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। और ये क्या है? क्षैतिज कतार, इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गया? उदग्र स्तंभ। तो ये लग क्या है? ये वर्ग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। एक मिनट। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, 2 होता है, 2 नियम होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है? एजी होता है, यानी चांदी होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चांदी हो जाएगा विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है दाढ़ी बनाने के में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये पता ही होगा आप लोगों को, अवतल का प्रयोग करते हैं। अगला है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो परावैंगनी विकिरणों से हमें कौन रक्षा करती है? ये ओजोन गैस हम लोगों को परावैंगनी विकिरणों से बचाती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है नीला ग्रह है। तो नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। शुक्र को हम लोग क्या बोलते हैं? भौर का तारा, या फिर शांत का तारा, या फिर सौंदर्य का देवता, या फिर पृथ्वी की बहन, ये सब हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह ये भी शुक्र हो जाएगा। और शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह पाया जाता है,
मंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के पास 2 उपग्रह है, कौन कौन सा, तो ये है फोबोस और डीमोस। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित है, तो आप लोगों को पता होगा कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। इधर होता है, पहले होता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, और इधर होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो किसके किसके बीच स्थित होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच ये क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है ऑप्शन, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है यहाँ पर मंगल और बृहस्पति, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन यही अगर यदि धातु की बात होती तो वो क्या हो जाता है, एल्युमिनियम हो जाता है। धातु की बात होगी तो एल्युमिनियम हो जाएगा, इसमें तत्व का बात बोला गया है तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोगों को पता होगा कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। संलयन का मतलब होता है जुटना, तो सूर्य जुटे हुए रहते हैं तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। इसे नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा परमाणु बम। परमाणु बम क्या होता है, वो टूटकर बिखरता है तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन इसमें तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिष्मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिष्मंडल कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है तारे का रंग सूचक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे ताप इसका बदलते जाता है इसके रंग में भी परिवर्तन आती है। मतलब तारे का रंग सूचक क्या हो जाएगा, ताप। ताप के बदलने के साथ साथ उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और बृहस्पति क्या है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। और मंगल की बात करते हैं तो इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन यही अगर धातु की बात होता तो वो हो जाता एल्युमिनियम। अगर यदि धातु की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम, लेकिन इसमें बोला गया है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही हम लोग धातु की बात करेंगे तब वो हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा शुक्र बोल रहे हैं, शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा शुक्र ग्रह को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। बुध ग्रह क्या है, तो ये सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। शनि ग्रह, इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। प्लूटो क्या है, ये बौना ग्रह में रखें इसको हम लोग, इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसको हम लोग बौना ग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है,
क्योंकि हम लोग मंगल ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। लाल ग्रह हम लोग मंगल होता है, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को पता होगा ये बुध ग्रह है। प्लूटो क्या है? बौना ग्रह है। मंगल क्या है? ये लाल ग्रह है। इसके पास 2 उपग्रह पाया जाता है। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। वरुण ग्रह क्या है? ये है सूर्य का सबसे दूर का ग्रह। और सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बुध। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा कि वरुण ग्रह सबसे अधिक दूरी पर है। पहले कौन सा होता है? यहाँ पर जैसे सूर्य है तो पहले नंबर पे आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह आ रहा है? तो ये वरुण हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। जो हम ये ओजोन परत क्या करती है? तो ये हम लोगों को पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अक्रिय गैस का उपयोग, अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आर्गन गैस का उपयोग हम लोग विद्युत बल्ब बनाने में करते हैं। और हीलियम क्या है? ये सबसे हल्की गैस है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि हीलियम के अलावा जितना भी अक्रिय गैस आता है वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार ये क्या है? ये है क्षैतिज कतार। इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। और ये है उदग्र स्तंभ, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। इसमें बोला गया क्षैतिज कतार, तो क्षैतिज कतार को हम लोग बोलते हैं आवर्त। इसका आवर्त सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर कतार है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर वर्ग दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वर्ग, तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो ये सोडियम होता है। सोडियम को हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होगा एक आयोडीन है, ये अपवाद में आता है क्योंकि इसमें धातुई चमक पाई जाती है। यह है क्या? अधातु है लेकिन फिर भी इसमें धातुई चमक पाई जाती है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है आयोडीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा ये क्या है? ये वर्ग है। और सबसे अंतिम में जो होता है ये 18वें वर्ग जो होता है, इसको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं या फिर निष्क्रिय गैस को कहते हैं। और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? शून्य समूह का वर्ग कहते हैं। ये क्या है? शून्य समूह का वर्ग है, तो ये हो जाएगा 18। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोडियम धातु को रखा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
अगले क्वेश्चन में है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि धातु की बात करेंगे तो द्रव अवस्था में पारा होता है, और अगर अधातु की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। लेकिन इसमें बोला क्या गया, धातु बोला गया, तो ये हो जाएगा पारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए इसमें अधातु की बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है ब्रोमीन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हम लोग हेलोजन कहते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोजन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा ये यूरेनियम होता है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। ये हो जाएगा निष्क्रिय या फिर अक्रिय गैस, जिसको हम लोग शून्य समूह का भी कहते हैं। ये हो जाएगा निष्क्रिय गैस। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है, एक क्षार धातु होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए तत्व की बात किया गया तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा धातु तत्व है, धातु बोला गया, तब ये हो जाएगा एल्युमिनियम। लेकिन सिर्फ तत्व की बात होती तब क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है। यहाँ पर क्या है, धातु दिया गया है, धातु तत्व, तब ये हो जाएगा एल्युमिनियम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हल्की गैस होती तब वो हो जाता है हीलियम। लेकिन इसमें क्या बोला गया, सबसे हल्का तत्व, तो तत्व ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो ये क्या है, ये वर्ग है और ये है आवर्त। तो वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। जिसमें बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। तो ये हो जाएगा 18, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला गया है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको अभी बताया है कि ये क्या आवर्त है, तो आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7।